हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है एडवोकेट पायल जैन और आज का जो लेक्चर है वो हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 112 पर बेस्ड है। सेक्शन 112 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्री और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये हर एक जुडिशरी में, चाहे वो कहीं की भी हो, चाहे स्टेट जुडिशरी की कोई भी स्टेट जुडिशरी हो, दिल्ली, इनफैक्ट ये आपके जो भी आपकी DU LLB एंट्रेंस हो गए, एंट्रेंसेस एग्ज़ाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और आपके AIB में भी 112 के बारे में जनरली पूछ लिया जाता है। तो ये जो सेक्शन है 112 आपका इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो बात करता है बर्थ ड्यूरिंग मैरिज कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ लेजिटिमेसी। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि ये है क्या, ये और ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्यों है। ये जो हमारा सेक्शन है ये बेस्ड है इस मैगजिम पर, पेटर एस्ट क्वेम नॉप्चिए डेमोन्स्ट्रेंट, और माइंड बाय प्रोनाउंसिएशन इफ it is not correct, has gained dominant recognition today, which has resulted in the formation of the rule of evidence mentioned under section 112 of the Evidence Act. It encourages a child's welfare so as to ensure that a child born out of a wedlock be treated as a child of the man who was at the time of the child's conception the husband of his/her mother. Hence, the presumption cannot be discarded by the mere chances of probabilities or any circumstances created doubt. ये जो आपकी मैगजिम है ये बहुत ही आजकल इसको रिकग्निशन मिल रही है, क्योंकि इसी ने ही ये जो फॉर्मेशन है इस रूल ऑफ एविडेंस का, ध्यान रखिएगा पूछा जाता है कि 112 क्या है, तो इट्स अ रूल ऑफ एविडेंस जो आपके 112 एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है। इसमें चाइल्ड के वेलफेयर को ध्यान में रखते हुए ये बात इंश्योर की गई है दैट अ चाइल्ड, अगर कोई बच्चा वेडलॉक से एक हस्बैंड वाइफ के इन अ मैरिज रिलेशनशिप में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको उसी हस्बैंड का, उस मैन का, हस्बैंड नहीं उस मैन का ही चाइल्ड माना जाएगा। यहाँ पर हस्बैंड क्यों नहीं यूज़ किया, मैन क्यों वर्ड यूज़ किया है? मैन इसीलिए किया है क्योंकि हो सकता है कि जो वो पर्टिकुलर उसका हस्बैंड उस दिन है उस लेडी का, वो ज़रूरी नहीं है बाद में हो, बाद में उनका डिवोर्स भी हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर मैन वर्ड यूज़ किया है रादर देन उसको एक हस्बैंड में उन्होंने बांधने की कोशिश नहीं की है। तो इस सेक्शन के आप देखिए जो हमारे जो लेजिस्लेचर्स हैं वो किस इंटेंट से क्या क्या सोच कर ये पहले से ही रखते हैं कि उन्हें बाद में कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए उन्होंने मैन वर्ड यूज़ किया था। जो उस बच्चे के कंसेप्शन में, मतलब मदर जब कंसीव करती है तो तब वो अगर हस्बैंड एंड वाइफ थे तो वो उसी का ही बच्चा, उनका ही, उस मैन का बच्चा माना जाएगा। और इसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते कि भाई ये प्रोबेबिलिटी है या कोई और सर्कमस्टांसेस डाउट है, क्योंकि ये जो है ये आपका कंक्लूसिव प्रूफ है और कंक्लूसिव प्रूफ आपका सेक्शन 4 में डिफाइंड है। एक इंग्लिश केस था बैनबरी का, इसमें बोला गया था व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न ड्यूरिंग द वैलिड मैरिज एंड द हस्बैंड हैज नॉट येट सेपरेटेड फ्रॉम द वाइफ थ्रू अ डिवोर्स, द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स हैविंग टेकन प्लेस इज रेज्ड until it is rebutted by evidence as per the law of nature. द हस्बैंड शेल बी द फादर ऑफ द चाइल्ड। इस केस में ये कहा गया था कि वैलिड मैरिज के दौरान अगर बच्चे का बॉर्न होता है, बच्चा बर्थ लेता है और हस्बैंड जो है वो अभी तक सेपरेट नहीं हुआ है वाइफ से थ्रू अ डिवोर्स, तो हम ये प्रिजम्पशन मान के चलेंगे दैट उन्होंने बच्चे को रेज़ किया है, मतलब उनके बीच में जो भी कोहैबिटेशन है वो हुई थी, और इसको अनलेस इट इज़ रिबटेड बाय एविडेंस, जो कि है कि भाई वो कह दे अगर हस्बैंड की मेरी नॉन एक्सेस थी अपनी वाइफ से, तो वो हस्बैंड को ही माना जाएगा द फादर ऑफ द चाइल्ड। तो इस फर्दरेंस ऑफ दिस इंग्लिश रूल, लेजिस्लेचर स्पिरिट ऑफ सेक्शन 112 इज दैट वंस अ सबसिस्टिंग वैलिड मैरिज इज प्रूवन बिटवीन टू इंडिविजुअल्स, अ कंक्लूसिव प्रिजम्पशन एज टू द लेजिटिमेसी ऑफ द चाइल्ड इज रेज टू बी बोर्न आउट ऑफ द वेडलॉक। तो इसमें यही है, एक सबसिस्टिंग वैलिड मैरिज को माना जाएगा बिटवीन टू इंडिविजुअल्स अगर है, अगर ये प्रूफ हो जाती है कि एक सबसिस्टिंग वैलिड मैरिज भी, वैलिड मैरिजेस कैसे कि अगर आप मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग क्या वैलिड मैरिज के एसेंशियल्स हैं, और अगर हिंदू मैरिज के अकॉर्डिंग है तो उसके क्या क्या एसेंशियल्स हैं, तो उसके हिसाब से आपकी वैलिड मैरिज होनी चाहिए, वॉइडेबल नहीं होनी चाहिए। तो अगर सबसिस्टिंग वैलिड मैरिज अगर प्रूफ हो जाती है बिटवीन टू इंडिविजुअल, कंक्लूसिव प्रिजम्पशन मानी जाएगी कि बच्चा जो है वो लेजिटिमेट है, उन दोनों का ही है। सच प्रिजम्पशन कैन बी रिफ्यूटेड बाय ओनली एक्यूरेट scientific evidence which is conclusive in nature and not otherwise on a mere balance of probabilities. This section is based on the principle of adiosa et injusta,
onesta non sunt in leg presumenda। अब यहाँ पर ये बात की गई है कि प्रिजम्पशन को आप रिफ्यूट तभी कर सकते हो तब एक्यूरेट साइंटिफिक एविडेंस हो, वो भी सिर्फ बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ पर नहीं, बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये सेक्शन में एक और आपका प्रिंसिपल, एक और मैक्सिम जो है आपकी वो इम्पॉर्टेंट है, जो कि मैंने अभी बोली थी, जिसका मतलब है द लॉ विल नॉट प्रिज्यूम समथिंग दैट इज़ ऑडियस और डिसऑनरेबल। लॉ वो प्रिज्यूम कभी नहीं करेगी जो कि डिसऑनरेबल है। नेक्स्ट, यानी कि जो हमारी कोर्ट है, जो लॉ है, वो ऐसा नहीं मान के चलेगी कि हाँ कि भाई ये जो बच्चा है ये इलेजिटिमेट है, उसकी लेजिटिमेसी ही मान के चलेगी। नेक्स्ट की बात करते हैं अब हम। दिस सेक्शन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब जो हमारी इसकी डायरेक्ट रीडिंग है उसमें क्या लिखा है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि एक तो पहली बात, दैट द चाइल्ड वॉज बोर्न टू द मदर ड्यूरिंग द कंटिन्यूएंस ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन द मदर एंड एनी मैन। एंड सेकेंडली, इफ द चाइल्ड इज बॉर्न विद इन 280 डेज, 280 डेज बहुत बार आपका प्री में पूछा जाता है, विच इज अ पीरियड ऑफ gestation फ्रॉम द डे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, एंड द मदर ऑफ द चाइल्ड डज नॉट रीमैरी। ये सारे कंडीशंस पूरे होनी चाहिए, तभी आपका 112 जो है वो अप्लाई होगा। क्या क्या? पहला तो ये कि ड्यूरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ अ वैलिड मैरिज बिटवीन अ मदर एंड एनी मैन, तो उस वक्त जो चाइल्ड बॉर्न होगा वो क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मदर एंड एनी मैन, इसीलिए लिखा है कि भाई मदर जो है अब एक शादी टूट गई है और दूसरी अब जब शादी हुई है उनकी, तो उस पर्सन के साथ जब उनकी हुई है और जब चाइल्ड बॉर्न हुआ है तो वो उसका और उनका माना जाएगा। एंड सेकेंडली, 280 डेज का जेस्टेशन पीरियड होना चाहिए। और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज तो हो गई, लेकिन मदर ऑफ द चाइल्ड डज नॉट रीमैरी, तो एक कंक्लूसिव प्रूफ है दैट द चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ दिस मैन, अनलेस इफेक्टिव, ध्यान रखिएगा वर्ड इफेक्टिव, नॉन एक्सेस, मतलब यूं ही नहीं कि सीधा कह दिया कि हाँ अरे मेरी तो नॉन एक्सेस थी अपनी वाइफ के साथ, नहीं, यू हैव टू बी कंक्लूसिव, यू हैव टू हैव अ कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इट। तो नॉन एक्सेस प्रूफ करना होगा ऑन द पार्ट ऑफ द हस्बैंड एनी टाइम व्हेन द चाइल्ड हैव बीन बिगॉटन। कंक्लूसिव प्रूफ जो कि प्रिजम्पशन मानी गई है अंडर सेक्शन 112। प्रिजम्पशन का मतलब क्या है? एक्सेप्टेंस ऑफ समथिंग एज ट्रू व्हेन देयर इज नो एविडेंस टू द कॉन्ट्रैरी। अगर आप एविडेंस दे देते हैं तो ठीक है, नहीं तो प्रिजम्पशन जो है कोर्ट जो है वो लॉ के हिसाब से चलेगी। प्रिजम्पशन का मतलब एक लैटिन वर्ड है जो कि प्रिज्यूमरे से डिराइव किया गया है। इसका मतलब है एन इन्फ्रेंस और एन एफर्मेशन ऑफ द ट्रूथफुलनेस और फॉल्सहुड ऑफ अ प्रपोजिशन टू अ फैक्ट, कि कोई जो आपका इन्फ्रेंस है वो एग्जिस्ट करता है, उसकी ट्रूथनेस जो है वो एग्जिस्ट करती है, या उसकी फॉल्सहुड है वो, ठीक है। और जो कि आपका डिफाइंड है अंडर सेक्शन 4 में ऑफ द एक्ट, जिसमें लिखा है मे प्रूफ की बात की है, शेल प्रूफ की बात की है और कॉन्क्लूसिव प्रूफ की बात की गई है। और सेक्शन 3 जो है बेसिकली आपका वो तो इंटरप्रिटेशन क्लॉज है, और सेक्शन 4 जो है वो बात करता है आपकी मे प्रिज्यूम, शेल प्रिज्यूम और कॉन्क्लूसिव प्रूफ, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। राजस्थान हाई कोर्ट ने एक एडजुडिकेशन दिया एक कोर्ट में, मतलब एक केस में, तो उन्होंने बोला कि डीएनए टेस्ट टू डिसर्न द पैटर्निटी कैन नॉट बी ऑर्डर एज अ मैटर ऑफ रूटीन, कि डीएनए टेस्ट अगर करवा लिया जाए फादर का तो ये हम रूटीनली कोर्ट जो है वो ऑर्डर नहीं दे सकती। वो क्यों नहीं दे सकती उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। Hence, unless the husband can prove beyond reasonable doubt, यहाँ पे husband को beyond reasonable doubt पे जाना पड़ेगा that there was no access between him and his wife during the period of their marriage, and the court cannot allow such tests on the basis of bland, यूं ही allegations पे नहीं court allow करेगी। Considering that there was no specific legislation dealing with the matter, the apex court had looked into this aspect इन द केस ऑफ गौतम कुंडू वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये केस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, और जब आप मेंस में आंसर लिखेंगे तो इस केस का रेफरेंस आप ज़रूर दीजिएगा, जहाँ पे कोर्ट ने ये स्टेट किया, कहा दैट द डीएनए टेस्टिंग कैन नॉट बी ऑर्डर एज अ मैटर ऑफ कोर्स एंड दैट नो वन कैन बी कंपेल नहीं किया जा सकता टू गिव सैंपल ऑफ ब्लड फॉर एनालिसिस। वन ऑफ द अदर गाइडलाइन स्टेटेड दैट द कोर्ट मस्ट टेकन इन टू कंसिडरेशन द रिजल्ट, क्या रिजल्ट? दैट सच टेस्ट मे हैव पुट क्वेश्चन पे लगा देंगे ऑन द करेक्टराइजेशन ऑफ द मदर एंड द चाइल्ड एज वेल। हैंस द कोर्ट यूजुअली अप्रोच्ड सच केसेस विद अ कंजर्वेटिव माइंडसेट। तो इसमें क्या है? कंजर्वेटिव, जो लिखा हुआ है, जो सेक्शन आपका कहता है उसी को ध्यान में रखते हुए, कंजर्वेटिव मेथड, लिबरल अप्रोच ना करते हुए कोर्ट जो है इस सेक्शन को पढ़ता है और इस सेक्शन को अप्रोच करता है।
केरला हाई कोर्ट ने वासु वर्सेस संथा के कोर्स में इस बात पर जोर दिया, एम्फेसाइज किया दैट द इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रांटिंग अ स्पेशल प्रोटेक्शन टू द लॉ ऑफ लेजिटिमेसी इन इंडिया. द प्रूफ ऑफ अ women having committed adultery is not suffice to term the child illegitimate as soon as it can be proved that the husband and the wife had access to each other at the time their child could have been begotten. This stance has to be analyzed from a rather subjective perspective, since the courts in India have an inherent responsibility of maintaining the sanctity of marriage and the welfare of the child. तो वासु और संथा ने कोर्ट में केरला हाई कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाएगी कि भाई ये जो लेजिटिमेसी है उसके लॉ को, विमेन ने अडल्ट्री कमिट करी है, ये सफिशिएंट नहीं होगा ये प्रूफ करने के लिए कि भाई जो चाइल्ड है वो इलेजिटिमेट है. ठीक है, जब तक कि अगर ये प्रूफ किया जा सकता है कि हस्बैंड और वाइफ की एक्सेस थी टू ईच अदर एट द टाइम देयर चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन. तो ये क्योंकि कोर्ट्स की भी इनहेरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि भाई मैरिज में जो सेंक्टिटी है, क्योंकि हमारी जो हिंदू मैरिज है वो सेक्रेड है और वेलफेयर ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोर्ट ने बोला था. वाइल द बर्डन ऑफ प्रूफ यूजुअली लाइज on the person asserting the positive, herein the burden lies on the person who pleads the negative. ज़्यादातर burden of proof किस पे करता है? जो पॉजिटिव बोलता है. यहाँ पर नेगेटिव कि भाई यहाँ पर जो बस यही कहना काफ़ी नहीं है कि भाई हमारी नॉन एक्सेस थी. यू हैव टू प्रूव दैट नॉन एक्सेस. डिस्पाइट द प्रेजेंस ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डीएनए टेस्ट, इट मस्ट बी नोटेड दैट द कोर्ट हैव चूजन टू रिजोर्ट इट टू एज अ लास्ट ऑप्शन. डीएनए टेस्ट जो है कोर्ट जो है वो शुरू में ही नहीं ऑर्डर दे देती, वो एक लास्ट रिजॉर्ट की तरह इसको यूज़ किया जाता है. वाइल द कोर्ट हैज़ एडमिटेड दैट द रिजल्ट ऑफ द डीएनए हैव जेन्युइन एक्यूरेसी, दिस इज नॉट सफिशिएंट टू इवेट द कंक्लूसिवनेस. लेकिन जो कंक्लूसिवनेस गारंटी की गई है अंडर सेक्शन 112 उसको इवेड नहीं किया जा सकता, उसको नहीं किया जा सकता. कंक्लूसिवनेस गारंटीड जो की गई है उसको माना जाएगा अनलेस रीजनेबल डाउट प्रूफ होता है. हेंस इफ द हस्बैंड एंड द वाइफ वर लिविंग टुगेदर एट द टाइम द चाइल्ड कुड हैव बीन बिगॉटन, द रिजल्ट ऑफ द डीएनए टेस्ट वुड नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ रिफूटिंग द कंक्लूसिवनेस अंडर सेक्शन 112. While the privacy rights guaranteed under Article 20 Clause 3 of our Constitution remain safeguarded due to the lack of any statutory provision for physical confinement for forcibly drawing of blood sample, there persists a skeptical drawback herein as well. जो आपका हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 20 है क्लॉज 3 जो कि सेल्फ इंक्रीमेशन की बात करता है, उसको भी कोर्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि उसे भी सेफ गार्ड करना है उस प्रोविजन को. तो एपेक्स कोर्ट ने शारदा वर्सेस धर्मपाल में ये बोला था कि सच टेस्ट नॉट टू बी not invasive of someone's right to privacy. Furthermore, if despite an order passed by the court, a person refuses to submit himself to such medical examination, यहाँ पे डीएनए की बात की गई है, a strong case for drawing an adverse inference within the meaning of section 114 of the Evidence Act would be made out. जो section 114 है आपका, वो किसकी बात करता है? वो करता है कोर्ट में presume existence of certain facts. तो यहाँ पर अगर वो मना करता है कि भाई मैं अपना मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं करवाऊंगा, तो यहाँ पर उसके खिलाफ ही एडवर्स इन्फ्लुएंस माना जाएगा. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ नंदलाल वासुदेव बदवायक वर्सेस लता नंदलाल बदवायक AIR 2014, ये केस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ये बहुत जुडिशरी एग्जाम्स में पूछा गया है और पूछा भी जाएगा, दैट्स फॉर श्योर. उसमें कोर्ट ने ये कहा दैट डीएनए टेस्ट प्रिवेल्स ओवर प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ अंडर सेक्शन 112 की डीएनए टेस्ट को यहाँ पर उन्होंने प्रेफरेंस दी है एक केस में ओवर प्रिजम्पशन ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ. अब बात करते हैं कोर्ट थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम. लेकिन अब जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस इतनी ज़्यादा हमारी इतनी अपग्रेडेड होती जा रही हैं, एडवांस होती जा रही है, तो डीएनए को हम यूं ही बस साइड में नहीं रख सकते. तो इसके लिए हमें एक जो अमेंडमेंट है इस पर्टिकुलर सेक्शन की 112 की, उसकी बहुत ज़रूरत है. तो थ्रू द पैसेज ऑफ टाइम, तो यहाँ पर कोर्ट ने इसकी रिक्वायरमेंट को जाना है कि भाई इसको मोर वेटेज देनी चाहिए टू द कंक्लूसिवनेस गारंटीड थ्रू मीन्स ऑफ साइंटिफिक एडवांसमेंट. कंसिडरिंग द वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड वॉज नॉट एन इशू हेयर ऑन एस्टैब्लिशिंग अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ कंक्लूसिव प्रूफ एनविसेज्ड अंडर लॉ एंड अ प्रूफ बेस्ड ऑन साइंटिफिक एडवांसमेंट. द लेटर वॉज फाउंड टू हैव अ बाइंडिंग वैल्यू. ठीक है, बच्चे का अगर वेलफेयर अगर इशू ना हो, तो अगर हम इसकी ही बात करें कि कंक्लूसिव प्रूफ जो इस पर्टिकुलर सेक्शन में है, या फिर साइंटिफिक एडवांसमेंट की अगर हम बात करें, तो ऑब्वियसली जो साइंटिफिक एडवांसमेंट है उसकी ज़्यादा बाइंडिंग वैल्यू मानी गई है. Through the years, certain courts have changed their stance, placing heavy reliance on foreign judgments to accept the persuasiveness of such scientific methods. The judgment of Narayan Dutt Tiwari versus Rohit Shekhar, ये बहुत फेमस केस है, रिसेंट का ही केस रहा है.
6-7 साल पुराना ही केस होगा आई गेस। इस जजमेंट में ये बोला गया था दैट एम्पलीफाइज द मीनिंग ऑफ द सेक्शन देयर बाय प्रोवाइडिंग अ मच वाइडर कंस्ट्रक्शन टू द सेक्शन एट हैंड। इसमें जो एनडी तिवारी थे जो कि पॉलिटिशियन थे, अब तो ही इज़ नो मोर, लेकिन उस दौरान उनके बेटे ने उन पर केस किया था कि भाई मैं ही इनका बेटा हूँ। तो जब डीएनए की बात हुई तो इन्होंने मना भी किया था इनफैक्ट, पर डीएनए हुआ और डीएनए से प्रूफ हुआ कि ये उनके ही बेटे हैं। तो एक तरीके से यहाँ पर साइंटिफिक जो मेथड थे उसको रिलायंस ज़्यादा दिया गया। उसके बाद बात करते हैं अब द कोर्ट हेयर इन एजर्टेड। यहाँ पे कोर्ट ने एजर्ट किया दैट इट वुड नॉट बी वाइज टू ड्रॉ एन इन्फेरेंस एडवर्स इन्फेरेंस इन केस ऑफ अ पर्सन रिफ्यूजिंग टू कंप्लाई विद द डायरेक्शन ऑफ द कोर्ट। इट इज मेयर प्रिजम्पशन विच इज इटसेल्फ कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ पीस ऑफ एविडेंस बट कैन बी प्रेजेंटेड एज अ प्रिमा फेसी केस फॉर पार्टीज इन हुज फेवर इट एग्जिस्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पर कोर्ट ने इस बात को भी बोला कि हम एडवर्स इन्फ्लुएंस यहाँ पे नहीं ड्रॉ करेंगे कि भाई जस्ट बिकॉज उसने रिफ्यूज़ कर दिया कि भाई डायरेक्शन के कोर्ट के डायरेक्शन को मानने के लिए, तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि हम उस एडवर्स इन्फ्लुएंस ड्रॉ नहीं करेंगे बल्कि, और इसको हम पीस ऑफ एविडेंस ना मानते हुए नहीं मानेंगे, लेकिन अगर कोई प्रिमा फेसी केस होगा जिसके फेवर में एग्जिस्ट करेगा तो उसको इस बात से फ़ायदा होगा अगर वो अपोजिट पार्टी अगर रिफ्यूज़ करेगी तो। एज अ प्रिमा फेसी केस फॉर पार्टीज इन हुज फेवर इट एग्जिट्स। मोर ओवर द कोर्ट ऑल्सो डेल्व इनटू द इम्पोर्टेंस, कोर्ट जो हुई और भी इंडल्ज हुई इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ आइडेंटिफाइंग दोज मीन्स दैट में प्रोपेल द ट्रुथ टू कम फोर्थ, कि जो चाहते हैं कि भाई ट्रुथ जो है वो सामने आना चाहिए। वाइल द डिलीवरी ऑफ जस्टिस मे बी इम्पार्टेड इट कैन नॉट बी डन विदाउट द रियलाइजेशन दैट द लॉ नीड्स टू कीप अप विद द मॉडर्न टेक्नोलॉजी टू एंश्योर फेयरनेस टू ऑल। ठीक है, कई लोग उस आइडेंटिफाई करते हैं वो मीन्स जैसे कि ट्रुथ सामने आए या कुछ कहेंगे नहीं आए, तो यहाँ पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है एक तरीके से फेयरनेस प्रोवाइड करती है। हैंस विद द कोर्ट स्विंग, जो कोर्ट है यहाँ पे डिसीजंस जो है बोथ वेज रहे हैं इन द कोर्स ऑफ ईयर्स कि भाई डीएनए टेस्ट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कंक्लूसिव प्रूफ को ही मान के चलेंगे, रिजिडिटी दिखाएंगे इसमें। तो इसमें ऐसा स्विंग कोर्ट जो है ये केसेस जो है इस तरह के ऐसे हैंडल होते रहे हैं। इट इज़ इंट्रीगल टू हैव अ रिजिड लॉ, हमें रिजिड लॉ चाहिए इन प्लेस विच डील्स विद द कंक्लूसिवनेस ऑफ द डीएनए टेस्ट with a weak legislation in place that has innumerable ambiguities within it. It is essential to delve into the scope and extent of Section 112 today, keeping into consideration the strong evidential value DNA tests have. At the same time, the test cannot be ordered as a matter of routine due to the extenuating factors mentioned. Hence, there is an imperative need for the legislation dealing with the issue at हैंड। तो कोर्ट हमारे लेजिस्लेशन को कुछ ना कुछ यहाँ पर करना ही पड़ेगा। तो लॉ ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया ने सजेशंस दिए थे फॉर द अमेंडमेंट ऑफ सेक्शन 112 ऑफ द एक्ट ऑफ दिस एक्ट अमेंडमेंट बिल 2003 में, और इन्होंने इसमें यही कहा था कि एक्सेप्शंस होने चाहिए इंक्लूडिंग टेस्ट विच कैन कंक्लूसिवली प्रूव द पैटर्निटी एट द एक्सपेंस ऑफ द डिस्प्यूटिंग पार्टी। तो ये हुआ था कि इसमें प्रोसीजर ले डाउन होने चाहिए जो कि साइंटिफिक और सेफ मैनर में जो प्रोसेस है टेस्ट है वो कंडक्ट करना चाहिए। जो प्रोवाइज़ो है अमेंडमेंट बिल का वो ये कहता है, वे स्टेट करता है दैट इफ़ द मैन रिफ्यूज़ टू अंडरगो सच टेस्ट, अगर कोई इंसान ये टेस्ट करवाने से मना कर देता है, ही विल बी डीम्ड टू हैव वेव्ड हिज डिफेंस टू एनी क्लेम और of parentage made against him. This is a much needed reform which adequately addresses the lacuna. Lacuna क्या होता है? कमी. Which also making it subject to stringent conditions, thereby preserving the spirit of protectionism of the law. Unfortunately, this bill has not yet been passed. It is a need of the hour and must be enacted at the earliest possible टाइम, कि हम ये जो बिल है इसका पास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें जो सर्टेन लेक्यूनाज है, जो कमियां हैं, उनको पूरा करने के लिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में अमेंडमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर इसमें इंसान जो है, अगर जो मैन है वो रिफ्यूज़ कर देता है टू अंडरगो सच टेस्ट, तो ये माना जाएगा कि उसने जो डिफेंस है उसका क्लेम का, पेरेंटेज का जो उसके अगेंस्ट क्लेम किया गया है, वो माना जाएगा कि उसने वो वेव ऑफ कर दिया है। तो आई होप आपको सेक्शन 112 एक ब्रॉड तरीके से जो कि मैंने समझाने की कोशिश की है आपको समझ में आ गया होगा। कीप ऑन वॉचिंग टारगेट फॉर IQ चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।